नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। फिरोजाबाद पुलिस की पिटाई से महिला की मौत का आरोप, दबिश देने आई पुलिस ने की मारपीट। परिजन दबिश में, आपको बता दी कि परिजन का कहना है कि दबिश में कोई महिला सिपाही नहीं थी, पुलिस को घर में मृत मिली थी महिला। एसएसपी ने कहा है पचोखरा थाना के इमलिया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की है, दबिश में कोई महिला सिपाही नहीं थी, ये परिजन की तरफ से कहना है। पुलिस को घर में मृत मिली थी महिला, एसएसपी की तरफ से कहना है। तो फिरोजाबाद पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस की पिटाई से महिला की मौत का ये आरोप है। दबिश देने आई पुलिस पर मारपीट का आरोप है। परिजनों की तरफ से कहना है कि जब दबिश देने आई थी पुलिस तो वहां पर कोई महिला सिपाही साथ में मौजूद नहीं थी और पुलिस की पिटाई से महिला की मौत का ये पूरा मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश। 112 पर सूचना आई कि जहां पर तस्दीक किया गया वहां पर एक महिला की जो है मृत्यु हुई है और उसमें आरोप लगाया कि पुलिस वालों की वजह से वो मृत्यु हुई है। तो उसको देखते हुए इमीडिएटली जो है उसमें शव को मोचरी भेजा गया और यहाँ पर पुलिस जो डॉक्टर हैं उनके 3 डॉक्टरों के पैनल व वीडियोग्राफी के साथ में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वह इसमें जो परिवारजन है उनसे बात करी गई है, उनसे तहरीर ली जा रही है, वह इसमें जो अग्रिम विधि कार्रवाई है उसको किया जाएगा। तो फिरोजाबाद पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं क्योंकि पुलिस की पिटाई से महिला की मौत का ये पूरा मामला सामने आया है। दबिश देने आई थी पुलिस, लेकिन उसमें कोई पुलिस महिला कर्मी नहीं थी, ये परिजन की तरफ से कहना है। और साथ ही जो आरोप पुलिस पर लग रहे हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं फिरोजाबाद पुलिस पर। पचोखरा थाना के इमलिया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस की पिटाई से महिला की मौत हो गई है और इसी वजह से पुलिस पर गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और पुलिस को घर में महिला जो है वो मृत मिली थी, ये एसएसपी की तरफ से कहना है। और देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगे हैं, पुलिस पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि ये परिजनों की तरफ से कहना है कि जब पुलिस की टीम आई थी तो उसमें कोई भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। तो फिरोजाबाद से ये खबर है। तो फिरोजाबाद पुलिस की पिटाई से महिला की मौत का आरोप, दबिश देने आई परिजन। आपको बता दें पुलिस ने पिटाई की, ये परिजन का कहना है। दबिश में कोई महिला सिपाही नहीं थी, परिजन का ये कहना है। और पुलिस को घर में मृत मिली थी महिला, एसएसपी की तरफ से कहना है। पचोखरा थाना के इमलिया गांव का ये मामला बताया जा रहा है। एसएसपी ने कहा है कि पुलिस दबिश नहीं बल्कि इंक्वायरी के लिए गई थी। पुलिस को घर में मिली है मृत महिला, एसएसपी की तरफ से कहना है। मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम गृह में रखवाया गया है, बेटे को नहीं दिखाया गया मां का शव। एसएसपी समेत तमाम अधिकारी परिजनों को समझाने में जुटे हुए हैं। थाना पचोखरा के इमलिया गांव की है मृतक महिला। हमारे सहयोगी देवेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। देवेश, इस पूरे मामले में क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? एंकर कौन है? देवेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो दबिश नहीं, पूछताछ के लिए यहां पर पुलिस गई थी, एसएसपी की तरफ से कहना है ये। और पचोखरा थाना के इमलिया गांव का जो ये पूरा मामला है बताया जा रहा है। अब देखना ये होगा क्योंकि पुलिस पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं, उसको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा। और लगातार ये बता रहे हैं हम आपको कि पुलिस पर जो गंभीर आरोप लग रहे हैं उसको किस तरीके से जस्टिफाई किया जाएगा, क्योंकि पुलिस की तरफ से ये कहना है कि वो इंक्वायरी के लिए गई थी, दबिश के लिए नहीं गई थी। और जो गंभीर आरोप लग रहे हैं कि महिला की जो पिटाई की गई उसकी वजह से उसकी मौत हो गई है, ये बात सामने निकलकर आ रही है। खबर अलीगढ़ से है, जहां एक पुलिस कांस्टेबल पर रेप का आरोप लगा है। आरोपी रिश्ते में पीड़िता के पिता का फूफा है। पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि शुक्रवार की रात आरोपी उनके पास आया और भरोसा दिलाकर बेटी को अपने साथ ले गया। आरोप है कि खाली प्लॉट में उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया है। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की, ये भी आरोप
आरोपी है, कहना है आरोप है, और आरोपी कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है, गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस कांस्टेबल पर रेप का आरोप है। ये आरोपी पीड़िता का फूफा लगता है। कासगंज से थाना अतरौली के गांव में आए हुए परिवार की 16 वर्षीय लड़की द्वारा अपने पिता के फूफा पर आरोप लगाया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एफआईआर पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। अलीगढ़ से खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सनसनीखेज मामला सामने आया है। कोतवाली अतरौली क्षेत्र के गांव में शुक्रवार रात को अपनी रिश्तेदारों के यहां आई नाबालिग लड़की को यूपी पुलिस के कांस्टेबल ने अपनी हवस का शिकार बनाया है। विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता के साथ मारपीट भी की है और आरोपी बुलंदशहर जिले में कांस्टेबल के पद पर है। और चलिए अब आगे बढ़ते और बात यहां पर करते हैं। अमन चोपड़ा के घर फिर पहुंची है राजस्थान पुलिस। आज फिर अमन के घर पहुंची है राजस्थान पुलिस। रोक के बावजूद पुलिस राजस्थान जो है वो पहुंची है अमन चोपड़ा के घर पर। अमन चोपड़ा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है और राजस्थान हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। राजस्थान पुलिस के 6 लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं अमन चोपड़ा के घर पर। तो राजस्थान पुलिस के 6 लोग जो हैं वो अमन चोपड़ा के घर पर पहुंचे हुए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है, लेकिन राजस्थान पुलिस जो है वो नोएडा में मौजूद है और अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी को लेकर लगातार वो उनके घर पर भी जारी है। लेकिन आज फिर से अमन चोपड़ा के घर पर पहुंची है पुलिस। अमन चोपड़ा को गिरफ्तार करने के लिए रोक के बावजूद भी राजस्थान पुलिस जो है अमन चोपड़ा के घर पर पहुंची हुई है। और ये देखिए 10 दिन से उन्हें नहीं देखा गया है, ये बात सामने निकल कर आ रही है। हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से जब गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है उसके बाद राजस्थान पुलिस की तरफ से यूपी पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी को लेकर। और आज एक बार फिर से अमन चोपड़ा के घर पर पहुंची हुई है राजस्थान पुलिस। घर का ताला भी तोड़ने की कोशिश की गई है। ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ पर जब हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर, उसके बावजूद बार बार राजस्थान पुलिस जो है अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी को लेकर उनके सोसाइटी के आसपास है और उसका कहना यह है साफ तौर पर कि गिरफ्तारी करेंगे। और यहाँ पर हाईकोर्ट के नियमों का भी उल्लंघन किया जा रहा है, जबकि राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान पुलिस के 6 लोग पहुंचे हुए हैं। आज देश देख रहा है राजस्थान पुलिस कैसे कार्रवाई कर रहा है अमन चोपड़ा के खिलाफ। पूरे देश आज देख रहा है महाराष्ट्र में नितिन नराणे हो या किरीट सोमैया हो, ऐसे विपक्षी नेताओं के प्रति कैसे फॉल्स और फैब्रिकेटेड केस लगातार डाला जा रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया के पत्रकार अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली के अंदर राजस्थान पुलिस ने डेरा जमाए हुआ है। और सवाल ये है कि जब राजस्थान हाईकोर्ट ने 2 मामलों के अंदर स्टे दे दिया उसके बावजूद भी पुलिस वहाँ पर है। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। पूनिया साहब, क्या कहेंगे कि राजस्थान पुलिस अरेस्ट करने के लिए दिल्ली के अंदर डेरे जमा दिया? मैं तो हमेशा से ही कहता आया हूँ कि राजस्थान की सरकार जो है वो प्रतिशोध की राजनीति करती है। उनके विधायकों के विधायक पुत्रों के दर्जनों मामले लंबित हैं, लेकिन इतनी सक्रिय राजस्थान की पुलिस कभी नहीं हुई। उच्च न्यायालय की रोक के बावजूद भी इस तरीके से और लगातार उनको प्रताड़ित करने की कोशिश होना, तो मुझे लगता है कि जिस विद्वेष की और प्रतिशोध की राजनीति अशोक गहलोत की सरकार कर रही है उसकी एक मिसाल है। मुझे लगता है कि केवल एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी को इस तरीके से प्रतिबंधित करके वो संदेश देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। हमारे किसी एक पूर्व विधायक ने प्रियंका गांधी जी को कानून व्यवस्था को लेकर एक टिकट उनको टैग करी, उसकी परिणति ये हुई कि आज भी वो जेल में है। तो ये एक वानगी है। अमन चोपड़ा तो केवल एक उस तरीके का एग्जाम्पल है जो सरकार के खिलाफ अपनी सही और सटीक बात को रखते हैं, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार शायद सुनना नहीं चाहती या बर्दाश्त नहीं करना चाहती। तो उसी की प्रैक्टिस का ही नतीजा है ये। तो मैं इसकी निंदा भी करता हूँ।
किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर किसी भी स्टेट में एक से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हों, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट अलग अलग हों, और अगर वो व्यक्ति हाई कोर्ट में जाता है अपनी एंटिसिपेटरी बेल के लिए, तो मैं ये समझता हूँ कि जो डायरेक्टर जनरल पुलिस है या पुलिस की ये जिम्मेवारी है कि वो कोर्ट को बताए कि इस व्यक्ति के खिलाफ एक से ज़्यादा केस और भी हैं जिसमें इसको अरेस्ट करना है या इसको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करानी है। कोई भी क्राइम है उसकी इन्वेस्टिगेशन एक ही जगह होनी चाहिए। जब वो एक क्राइम हुआ है, अमन चोपड़ा ने कोई ट्वीट किया है और उस ट्वीट के आधार पर यदि हम अलग अलग स्थानों पर 3 केस दर्ज करते हैं और एक ही स्टेट में दर्ज करते हैं अलग अलग, और तो वो मैं समझता हूँ उचित नहीं है, क्योंकि एक क्राइम के लिए एक ही तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। और इसमें तीनों केसेस के अंदर कांग्रेस के जो पदाधिकारी है ये उन्होंने दर्ज कराई है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सुनियोजित तरीके से ये एफआईआरें दर्ज कराई गई है। न्यूज 18 इंडिया के एंकर अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की रोक के बावजूद राजस्थान पुलिस उनके घर गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। शहजाद, क्या कहेंगे, लगातार राजस्थान पुलिस जो है जिस तरह रोक लगा दी हाईकोर्ट ने, बावजूद उसकी गिरफ्तारी के लिए पहुंच गई। ये इमरजेंसी माइंडसेट और तानाशाही रवैया है राजस्थान की कांग्रेस सरकार का, जो उनकी रगों में वैसे ही है इंदिरा गांधी जी के जमाने में, कि किस प्रकार से स्वतंत्र मीडिया की आवाज को दबाने के लिए एक तो फर्जी मुकदमे करो, और जब उस पर स्टे आ जाता है तब भी एक पत्रकार को प्रताड़ित करने के लिए, मानसिक रूप से उसे तोड़ने के लिए और एक समूह को परेशान करने के लिए इस प्रकार से पुलिस को भेजना, इंटिमिडेट करना, डराना, धमकाना, यही इनका चरित्र है। चाहे आप देखिए, जब भी कांग्रेस की सरकार रही है तो हमेशा मीडिया के प्रति इस प्रकार का उनका रवैया रहा है, और मैं इसकी सख्त भर्त्सना करता हूं। इनसे करौली का मुख्य आरोपी मतलूब नहीं पकड़ा जाता, परंतु जो सच्चाई की बात करता है, जो जवाबदेही का आईना खड़ा करता है राजस्थान सरकार के खिलाफ, तो उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि उनका नाम अमन है, तो उनको पकड़ने के लिए चले जाते। अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी के लिए आज राजस्थान पुलिस पहुंची ग्रेटर नोएडा, और वहां बिना लोकल पुलिस के पहुंच गए उनके अपार्टमेंट में। पहले तो बिना लोकल पुलिस के पहुंच गए, RWA वालों ने उन्हें रोका, तो फिर लोकल पुलिस के साथ वहां पहुंचे। कैसे देखते हैं आप इसे? मेरा मानना है कि जैसे पंजाब पुलिस ने एक भारतीय जनता पार्टी के एक स्पोक्स पर्सन या कार्यकर्ता जो भी थे उनको यहाँ जनकपुरी से उठाया, और कल तो सारी कांग्रेस के प्रवक्ता थे जितने भी, वो पंजाब की पुलिस को क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो आज अगर उन्हीं की पार्टी की सरकार होते हुए, अगर उन्हीं की सरकार द्वारा भेजी हुई पुलिस किसी प्रेस के एंकर को या किसी टीवी के एंकर को इस प्रकार प्रताड़ित करता है, तो मैं मान के चलूंगा कि हमारा देश इस समय, क्या कहें, कि क्या ये बनाना रिपब्लिक की तरफ चल रहे हैं, बनाना स्टेट बनाना चाहते हैं ये। अगर ये होड़ लग गई है कि जहां की पुलिस दूसरी, अगर किसी स्टेट में किसी और पार्टी की सरकार है तो उसको जाके तंग करें, या प्रेस मीडिया के लोगों को तंग करें, ये वाजिब नहीं है और ये बहुत घातक सिद्ध होगा। ये डेमोक्रेसी में कभी चलता नहीं है। और जिस तरीके से राजस्थान पुलिस नोएडा में डेरा डाले हुई है अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी को लेकर, इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी हिमांशु अमन चोपड़ा की सोसाइटी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वहीं राजीव भी हमारे साथ है, नोएडा के बिसरख थाने से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। हिमांशु, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि जब हाईकोर्ट की तरफ से रोक लग गई है, उसके बावजूद भी आज फिर से राजस्थान पुलिस अमन चोपड़ा के घर पर पहुंची और ताला तोड़ने की भी कोशिश की। आगे क्या अपडेट है हिमांशु? देखिए, आपको बता दें कि आज राजस्थान पुलिस दोबारा यहां पर इसी सोसाइटी में पहुंची थी, और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, कल राजस्थान की पुलिस यहां पर पहुंची थी और यहां पर जो है गिरफ्तारी वारंट लेकर पहुंची थी, सर्च अभियान किया, उसने तमाम तरीके के साक्ष्य जुटाए, और उसके बाद जब अमन चोपड़ा नहीं मिलते हैं तो यहां पर नोटिस चस्पा कर दिया जाता है। लेकिन आज दोबारा बिना सूचना के एक बार फिर से दबिश की नियत से यहां पहुंचती है राजस्थान पुलिस, और जब यहां पर RWA के जो प्रतिनिधि हैं, जो यहां पर गार्ड्स, इस समय आप देख रहे हैं तस्वीरों में गार्ड्स यहां पर जो मौजूद हैं, इन गार्ड्स ने सबसे पहले RWA के प्रतिनिधि
प्रतिनिधियों को जानकारी दी, उसके बाद राजस्थान पुलिस को गार्ड रूम में, जो इनका गार्ड रूम है वहां पर बैठाया गया। उसके बाद आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधि हैं उनके पास ले जाया जाएगा और आरडब्ल्यूए ने लोकल थाने को इंफॉर्मेशन दी और तब नोएडा पुलिस के प्रतिनिधि, आप देखेंगे नोएडा पुलिस के प्रतिनिधि अभी भी मौजूद हैं, आपको तस्वीरों पर दिखाना चाहेंगे। ये सोसाइटी है, नोएडा पुलिस के प्रतिनिधि अभी मौजूद है। फिलहाल राजस्थान के जो प्रतिनिधि उन्हें हटा दिया गया है, उन्हें भेज दिया गया है और लगातार यही सवाल पूछा जा रहा है, जब आप कल आ चुके हैं तो आज दोबारा क्या आए थे? क्या कोई पुख्ता इंफॉर्मेशन थी, कोई सूचना थी, या किस मकसद से यहां पहुंचे थे? देखिए, मकसद जरूरी है जानना, क्योंकि लगातार इंटेंशन पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान पुलिस यहां पर पहुंचती है जाहिर तौर पे एक अमन चोपड़ा पर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश, उसके अलावा उनके परिवार और ये सोसाइटी में महज 1, 2 या 4 या 10 लोग नहीं रहते, हजारों की संख्या में लोग रहते हैं और ऐसे में यहां पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि जिस तरीके से लगातार राजस्थान पुलिस नोएडा में मौजूद है, मानसिक रूप से कह सकते हैं कि ये टॉर्चर करने वाली बात है, क्योंकि परेशान कहीं ना कहीं किया जा रहा है। राजीव भी हमारे साथ है। राजीव, जैसा कि अभी हिमांशु भी बता रहे थे कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन रही होगी, कोई ऐसा इंटेंशन है जिसकी वजह से दोबारा वो अमन चोपड़ा की घर पर पहुंचे हुए थे। बार बार ये बात सामने आ रही है कि जब कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी है, उसके बावजूद ये आखिरकार राजस्थान पुलिस क्या करना चाहती है? यूपी पुलिस पे भी दबाव बनाया जा रहा है अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी को लेकर। बिल्कुल, मैं आपको पहले बताऊंगा कि इस समय जो है मैं बिसरख थाने में मौजूद हूं और यहाँ पे जो है राजस्थान पुलिस के 2 सब इंस्पेक्टर पहुंचे हुए हैं लोग। उनसे मेरी अभी ऑफ कैमरा बात हो रही थी कि क्या आप लोग वहाँ पे गए थे और जब आप लोगों को मना किया गया है, मतलब कोर्ट का जो आदेश है, उसके बाद उन्होंने यही कहा कि देखिए हम अपना काम कर रहे हैं। जब जैसा कि मैं जब वहाँ पे गया तो अमन चोपड़ा या उनके परिवार का कोई मेंबर नहीं मिला, तो अब हम अपनी रिपोर्ट में लगा देंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे। हम वही कर रहे हैं जो हमको बाई प्रोसेस हमको जो परमिशन मिला है, ऊपर से आदेश है, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो उनका यही मानना था कि हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और जिस तरह से बार बार वो जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से वास्तव में कहा जा सकता है कि ऊपर से इन लोगों के ऊपर बहुत दबाव है, जो उनके बातों से लग रहा था। और इस समय वो लोग यहाँ पे बिसरख थाने में मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के भी अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और मेरी जो बात हुई है तो उनका मानना है कि अगर कोई नहीं मिलता है तो अपनी रिपोर्ट लगा के हम वापस राजस्थान चले जाएंगे। अभी तक की यही उनका जो उनका स्टेटमेंट आया जा रहा है। जी बिल्कुल राजीव, और देखना होगा क्योंकि लगातार जो दबाव बनाया जा रहा है उसका क्या रिजल्ट आगे निकल कर आता है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए, बुलंदशहर से बड़ी खबर मिल रही है। दिन दहाड़े डॉक्टर की गोली मारकर हत्या, डॉक्टर शादाब के सीने में मारी 12 गोली। क्लिनिक में घुसकर डॉक्टर को गोली मारी है, हथियार लहराते मौके से फरार हुए बदमाश। बुलंदशहर के गुलावठी की घटना बताई जा रही है। पुलिस का दावा है कि रंजिशन की गई है डॉक्टर की हत्या और साथ ही साथ करीब 25 खोखा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कई थानों की पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद है। तो हथियार लहराते ये बदमाश फरार हो गए हैं। बुलंदशहर के गुलावठी की घटना बताई जा रही है, जहां पर दिन दहाड़े डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है। डॉक्टर के सीने में 12 गोली मारी गई है और गोली मारने के बाद बदमाश फरार हो गए हैं। तो बदमाशों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है, प्रशासन को कोई खौफ नहीं है। दिन दहाड़े डॉक्टर की हत्या कर दी गई है। डॉक्टर शादाब के सीने में 12 गोली मारी गई है और क्लिनिक में घुसकर डॉक्टर की हत्या की गई है और बदमाश उसके बाद फिर फरार हो गए हैं। बुलंदशहर से ये बड़ी खबर है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और चलिए अब बात करते हैं गर्मियों में बिहार के गया में पानी का स्तर कम हो जाता है और ट्यूबवेल्स जो कि पीने के पानी के स्रोत हैं वो मेंटेनेंस की कमी के चलते ठीक से काम नहीं करते हैं। यहाँ पानी की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। वाटर एड के मदद से गांव वालों ने अपनी पानी की जिम्मेदारी का बीड़ा खुद ही उठाया है। देखिए मिशन पानी की रिपोर्ट। ये डेबगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। डेबगढ़ डिस्ट्रिक्ट में टोटल जोग्राफिकल एरिया में 50% हिल एंड फॉरेस्ट एरिया में ये एरिया पर है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो क्राइसिस है वो ड्रिंकिंग वाटर है। अभी भी हिल एरिया में पीपल स्ट्रीम वाटर यूजिंग कर रही थी ड्रिंकिंग के लिए,
पॉन्ड वाटर, ओपन डॉग वेल का वाटर भी यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम लोग वाटर एड का इनिशिएटिव है जे कैसे हम लोगों को मोटिवेट करके सेफ ड्रिंकिंग वाटर सब घर में पहुंचना वाटर एड का लक्ष्य है। तो इसलिए हम लोग गांव-गांव के वाटर यूजर कमेटी है, हम पीबीडीए के साथ एंड गवर्नमेंट का साथ मिलकर अभी 20 गांव में घर घर के जल का व्यवस्था किया है। इसका साथ साथ हम सोलर सिस्टम में पाइप वाटर सप्लाई भी कुछ गांव में 4-5 गांव में किया है। अभी भी और कुछ गांव हैं जहां पे 4-5 गांव ट्राइबल एरिया में है जहां पे लोग स्ट्रीम वाटर यूज करते हैं। तो इसलिए हमारा प्लान है 2024 तक हर घर में सेफ ड्रिंकिंग वाटर पहुंचना वाटर एड का उद्देश्य है। पहले से हमारी पानी के लिए इतना सुविधा नहीं था, कूप पानी था, पोखरी पानी में इंसान वो पिया करता था, खाने के लिए, नहाने के लिए गंदा पानी हो गया था। बाद में हमारी गांव के ट्रेनिंग के लिए आया और हमारे गांव का नलकुआ को जो खराब हो गई तो हमारे गांव का आदमी, हम एसएचजी महिलाओं सब ठीक कर लिया। हमें नलकुआ खराब हुआ तो बाहर गांव के जाओ के उसका नलकुआ ठीक करा दिया तो हमको पैसे मिले थे। एक नलकुआ से 100 रुपया, हम एक महीने में 1800 रुपया इनकम करा था। स्वच्छता